वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जहानिमन। जैसा कि हमारा वादा था कि हम रोज 6 बजे लाइव होंगे, तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। होपफुली आपको कल का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने डॉक्टर हलीमा सादिया की एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में सुना, जो कि IIM अहमदाबाद में उन्होंने जाके की। तो आज हम डॉक्टर हलीमा से फिर बात करेंगे कि हमने छोड़ा वहां था, आपको मैं बीच में से ले गई उनके सफर के, कि एक गर्ल्स स्कूल में आजमगढ़ में जहां एक बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली, और गिवन दैट कि उनके गांव में 4% ही एजुकेशन का सिस्टम था, परसेंटेज था, जहां भी लड़कियों की एजुकेशन वाज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। अर्ली मैरिज एंड making women a family oriented ladies was the basic concept there. वहां से उठ के एक लेडी ने एजुकेशन फील्ड में अब्रॉड गई, एक प्रिंसिपल बनी, और IIM अहमदाबाद, जो कि Tier 2 Tier 3 सिटीज के यूथ की एक ख्वाहिश होती है, उस सपने को उन्होंने पूरा करा। तो उसको हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे कि राइट फ्रॉम आजमगढ़ उनका सफर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Walaikum assalam. Thank you very much, Sufia, for the lovely introduction. And yes, I was also thinking yesterday कि आपने अचानक से बिल्कुल आजमगढ़ से मुझे आया बात पहुंचा दिया। जी कोई बात नहीं है, वो सभी जिंदगी का हिस्सा है और हर जगह कुछ ना कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। तो खास तौर से IIM का तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। मैं यही बताना चाहती थी कि हमने एक एपिसोड लिया जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कि उनको स्कूल नहीं मिल रहा है, हॉस्टल जाती हैं, अपने दरभंगा से आजमगढ़ जाती हैं एजुकेशन के लिए, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ डिफिकल्टीज आती हैं, और राइट फ्रॉम देयर टू IIM अहमदाबाद। तो लाइक इट्स एन अचीवमेंट, वो हाईलाइट करने के लिए मैं आपको एकदम IIM अहमदाबाद ले गई। बट नेवर माइंड, आज हम आपको बिल्कुल फ्री हैंड है, आप कंटिन्यू करिए आजमगढ़ से आपकी जर्नी। अच्छा, आजमगढ़ से फिर जब हमने वहाँ पे एक कोर्स पूरा कर लिया, आलमियत का कोर्स, तो उसके आगे वहाँ पे एजुकेशन नहीं थी और हमें आगे एजुकेशन के लिए रामपुर जाना था, जामियतुल सालिहात में। अब हुआ क्या कि जामियतुल सालिहात हमें कौन लेके जाए, और कोई इससे पहले रामपुर गया भी नहीं था हमारे यहाँ से, किसी को इतना आइडिया भी नहीं था कि वहाँ एडमिशंस क्या होते हैं, तो किस तरह से होते हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे बड़े भाईजान ने मुझे आजमगढ़ ही पहुंचा दिया। और जहाँ मैं रहती थी, जो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी थे, जिन्हें हम नाना कहा करते थे, तो उनकी बच्ची रामपुर में पढ़ती थी। तो जब उनको रामपुर जाना था, तो वो फिर अपने साथ मुझे रामपुर ले गई, यानी उनके गार्जियन मुझे रामपुर ले गए और उन्होंने एडमिशन कराया हमारा। तो इस तरह रामपुर में हमारा एडमिशन हुआ। और जब वहाँ एडमिशन हुआ तो वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि आजमगढ़ में तो सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लाइफ थी, मैं एक फैमिली मेंबर की तरह रह रही थी। लेकिन जो रियल हॉस्टल का होता है वो रामपुर में आके पता चला। और मेरे वाले साहब हमेशा ये कहा करते थे मुझे कि जहां कहीं भी तुम रहो, जब किसी और लड़की की तरफ तुम्हें देखना हो, तो हमेशा तुम उस लड़की की तरफ देखो जो तुमसे ज्यादा काबिल हो पढ़ाई लिखाई में, जिसको ज्यादा नॉलेज हो। और कभी भी जो है तुम अपने से ज्यादा दौलतमंद की तरफ मत देखो, जिसके पास बहुत दौलत हो, बहुत पैसे हो, ऐसा नहीं देखो। हमेशा काबिलियत को तरजीह देना चाहिए और उसकी तरफ बनने की कोशिश करना चाहिए। ग्रेट। जब मैं रामपुर पहुंची तो मैंने देखा वहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि खास तौर से आपको मालूम है कि रामपुर के हॉस्टल में उनकी बच्चियां होती हैं जो गल्फ में होते हैं, जो लोग गल्फ में जॉब करते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो थोड़ा रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं, जिनका मकसद होता है लड़कियों को पढ़ा करके एक अच्छी वाइफ बनाना है, एक अच्छी बेटी बनाना है, एक अच्छी माँ बनाना है। तो इस तरह से वहां पे जब मैं वहां गई तो वहां भी मैंने इस तरह से देखा। और ये भी बता दूं कि हम सब जो थे, वो चूंकि मेरे अब्बू हेडमास्टर थे स्कूल के, तो माशी तौर पे कोई बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं थे, मतलब कि हम बिलो मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। लेकिन वहां हमने देखा कि वहां बहुत से कुछ हम ऐसी भी लड़कियां थी जो मिडिल क्लास की थी, कुछ अपर मिडिल क्लास की, कुछ लोअर मिडिल क्लास की। तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा हमें कल्चरल डिफरेंस नजर आया। और फिर एक लड़कियों में कुछ नखरे वगैरह भी होते हैं, कुछ इस तरह की आदतें भी वो डेवलप कर लेती हैं, जैसे कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, और इस तरह की चीजें। तो ये तमाम चीजें वहां हमें नजर आई। और वहां जाते ही फिर क्या हुआ कि कुछ वहां के जो सिस्टम थे उन सब के बारे में हमने कुछ एतराज कर दिया।
और एक कस्टम ये था वहां पे कि जितनी भी लड़कियां जाती थी तो जो सीनियर हुआ करती थी वो उनके पॉकेट मनी के पैसे रख लिया करती थी और उनको फिर बाद में दिया करती थी। ऐसा एक सिस्टम था। रैगिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। रैगिंग नहीं था, वो परमिटेड था, यानी कि मैट्रन की तरफ से ही उनको ये कहा गया था कि आप, अच्छा। क्योंकि वरना फिर पैसे गुम हो जाते हैं, चोरियां वगैरह हो जाती हैं, तो हिफाजत के तौर पे। ओके। तो हमारे पास तो पॉकेट मनी के पैसे होते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे वाले साहब तो पॉकेट मनी, एक तो ये था कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और दूसरी बात ये थी कि उनका ये नेचर भी नहीं था कि बच्चों को पैसे देकर के उनको बिगाड़ा जाए। तो फिर हमने उस पर एतराज किया, हमने कहा भी क्यों भाई, क्यों आप क्यों हमारे रूम में एक एक को जा करके और आप कह रही हैं पैसे जमा करो पैसे जमा करो। उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ कि किसी के कुछ कपड़ों की चोरी हो गई, तो ये कहा गया कि सबकी तलाशी ली जाएगी, पूरे हॉस्टल की। तो फिर मैंने भी एतराज किया, मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तलाशी उन्हीं के कमरों से शुरू की जाए जो तलाशी लेने के लिए आ रही हैं। तो तो इस तरह का जो मतलब एक दो जो रेबिलियस मेरे वो हुए स्टेप्स हुए, तो उसकी बिना पे पेशी हो गई हमारी, पहले मैट्रन के यहाँ, फिर उसके बाद प्रिंसिपल के यहाँ। जब प्रिंसिपल के पास पेशी हुई तो उन्होंने कहा रही ये तो इसी साल आई है लड़की, और ये देखो कितना बोल रही है और कितना हर चीज में मुदाखलत कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको हम स्टूडेंट काउंसिल में शामिल कर लेते हैं। वंडरफुल। तो क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मतलब मैं बोल्डली बोलती थी, जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल बोल्डली सामने रूबरू, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे किसी का डर हो या किसी का कोई खौफ हो, ऐसा शुरू से मेरे अंदर नहीं था। तो मैं काउंसिल मेंबर वहां हो गई, काउंसिल की मेंबर। और उसके बाद जो काउंसिल की मेंबर हुई तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, जैसे किस वक्त लड़कियों को सोना है, किस वक्त उठना है, उनके पढ़ाई का टाइम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सही से एजुकेशन ले रही नहीं ले रही हैं। तो ये मुझे एक अच्छा मौका मिला वहां पे, जब मैंने अपनी जो लीडराना सलाहियत है, लीडरशिप स्किल्स है, उसको मैंने काफी निखारा। क्योंकि मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत थी, तो अपॉर्चुनिटी हमें वो बहुत ही फॉरवर्ड वे में नहीं मिली, तो वो दूसरे तरीके से मिली, लेकिन मिल गई। लोग प्रॉब्ली आपको सुधारने के लिए कि इतना रिबेल कर रहे हो, अब तुम ही इसको सबको रूल्स फॉलो करवाओ। बट दैट्स गुड, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, बहुत मुमकिन है कि यही वजह रही हो। बल्कि जब मैं वापस आई वहां से प्रिंसिपल के पास से, जब मेरी पेशी हुई थी वहां पे, तो मेरी तमाम सहेलियां ये कहने भी लगी, जितनी भी रूममेट्स थी, कि ये तो वैसा हो गया कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे पहाड़ पे आग की तलाश में, और वो वहां से नबूवत लेके आ गए। अल्लाह ताला ने उनको कहा ना कि हमने तुमको नबी होने जी का जी जी। तो उन्होंने कहा कि आप तो वहां गए थे अपने रिबिलियस नेचर की वजह से, कि वहां कुछ डांट वाट पड़ेगी, कुछ वहां सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दे दी। तो फिर बहरहाल उसके बाद से फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अभी भी वो बच्चियां मुझे अभी भी याद करती हैं, बल्कि रिसेंटली अभी आई थिंक 1-2 महीना पहले ही एक हॉस्टल मेट आई थी हमारे घर मिलने के लिए, तो करने लगी वहां पे, मैं शगुफ्ता के नाम से ज्यादा मशहूर थी, क्योंकि मेरा नेक नाम शगुफ्ता है, शगुफ्ता कमाल। तो वहाँ सभी ये कहती थी शगुफ्ता बाजी से बहुत डर लगता है, और हालांकि वो स्टूडेंट हमारी जैसी थी, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि मैं काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और मेरा यही उसूल था कि जो भी उसूल है उसको उसकी पाबंदी की जाए। तो इस तरह हमारा 3 साल जामिअतुस सालिहात में, यानी रामपुर में, मैं वहां रही हॉस्टल में, और एक बहुत सी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली, जिसमें से मुझे याद है कि मैं एक दूध बांटने की भी जिम्मेदारी लेती थी, क्योंकि वहां जो खाने में मिल्क हर एक को नहीं मिलता था, बल्कि मिल्क अलग से हमें लगाना पड़ता था। तो जैसे अगर मान लिया हॉस्टल में सपोज आई थिंक उस वक्त कितनी 250-300 लड़कियां रही होंगी, एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद है, तो उसमें से तकरीबन समझिए कि 100-125 लड़कियों ने दूध लगाया हुआ अगर है, तो उनके लिए दूध एक बहुत बड़े भगोने में आता था, और सभी अपना अपना ग्लास लेके आती थी, और फिर मैं बैठ जाती थी और उनको उसमें से निकाल करके उनको दूध दिया करती थी, जिसको आपको यकीन नहीं आएगा कि मतलब उसमें भी इतने नखरे थे कि काफी दूध बाहर वापस चला जाता था। वो आती नहीं थी लेने के लिए, दूध पीना पसंद नहीं था उनको, पेरेंट्स ने तो इतने शौक में उनको लगवा दिया था कि मतलब उनकी सेहत अच्छी रहेगी, वो तंदुरुस्त रहेंगी और सेहतमंद रहेंगी, उनके इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा होगा, लेकिन वो आती ही नहीं थी।
तो मैं क्या करती थी कि पहले तो जाते ही एक ग्लास खुद पी लिया करती थी उसमें से निकाल के। वो तो खबूरा, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ खबूरा। मगर खाने का ही नहीं, खिलाने का भी शौक था। जी जी। तो जी। इस तरह मैंने वो जिम्मेदारी ली, तो काफी उसमें ये होता है कि उसमें आप सबसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, सबको आप जान पाते हैं जो लोग आते हैं आपके यहाँ लेने के लिए। तो एक तरह से ये एक खिदमत भी है और आपकी सलाहियत में इजाफा भी होता है। और दूसरी मैंने एक और अपने मन से जो अपने लिए ले ली थी, हालांकि किसी ने मुझे उसके लिए कहा नहीं था, ना फोर्स किया था, कि हमारी एक गेम्स टीचर हुआ करती थी। तो मैं उनको बहुत पसंद करती थी गेम्स टीचर को, काफी वो अच्छी स्मार्ट लेडी थी। और मैं इसीलिए गेम्स में आगे आगे रहती थी। वहाँ हमारे यहाँ वॉलीबॉल खिलाया जाता था, बाकी स्विंग्स वगैरह थे वो खेलते थे, और जो स्किपिंग रोप है इन सब से खेलते थे। वॉलीबॉल में काफी अच्छा लड़कियों की परफॉर्मेंस थी। तो जब कभी वो नहीं आती थी तो मैं वॉलंटरीली बच्चियों को वहाँ गेम कराया करती थी। अच्छा। तो मैं वहाँ पे समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ टीचर का रोल हॉस्टल की लड़कियों के लिए प्ले करती थी। तो इससे भी काफी फायदा हुआ हमें, क्योंकि इस तरह से आपको समझ में आता है कि किस तरह से बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर जी जो जी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव गॉट अ चांस टू डेवलप देम, लाइक रादर यू हैव टेकन द चांस टू डेवलप देम एज वेल। जी। वेरी गुड। और यही वजह थी कि मतलब ये जो पढ़ाने की एक सिफत है हमारे अंदर, एक तो खानदानी है, क्योंकि दादा भी हमारे टीचिंग में थे, फादर भी थे। तो मैं जब आजमगढ़ में ही थी, मुझे याद है जब मैं 12 इयर्स की थी, तभी मैं जब समर वेकेशन में घर जाया करती थी, तो मैंने वहां पे एक स्कूल खोला था बाकायदा। अच्छा। और उस स्कूल का नाम था शौकत की बेटी का स्कूल। क्योंकि शौकत मेरी वालदा का नाम है, तो वो शौकत की बेटी के स्कूल के नाम से मशहूर था। और मेरे घर के साथ ही मेरी फूफी का घर था, और मेरी फूफी रहती थी धनबाद में, तो उनका घर पूरा खाली था। मैंने उस घर को ऑक्युपाई किया उनसे पूछ के, और उसके बाद पूरे अपने गांव के बच्चों का वहां एडमिशन लिया। तो मैं 12 साल की थी, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे 6 साल के, 7 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 9 साल के, इन तमाम बच्चों का एडमिशन वहां लिया। और मुझे अभी भी याद है कि 10 रुपए फीस रखी थी मैंने, हर महीने 10 रुपए फीस उनकी रहेगी। तो अच्छे खासे बच्चे वहां जमा हो गए थे। मैंने उनको अच्छी खासी मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, ईवीएस में, इसमें हमने उनको एजुकेशन दिया। पूरा समर वेकेशन जो भी हमारे 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। ग्रेट, दैट वाज एट द एज ऑफ 12। यस यस। तो वो मेरा माशाल्लाह। पहला स्कूल था जो मैंने माशाल्लाह। एस्टेब्लिश किया। मुझे याद है कि छुट्टियों के दौरान ही 15 अगस्त पड़ा था, तो मैंने एक जुलूस भी निकाला था। ओहो। जिसमें सभी बच्चों को कहा था कि हाथ में झंडा लेकर के, और पूरे गांव में हम सब जाएंगे। मैं आगे आगे जा रही थी और वो सब मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और हम पूरे गांव में वही अपने भारत के बारे में अच्छी बातें बोलते हुए जा रहे थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे करके बोलते हुए जा रहे थे। तो ये बताइए, मैंने ये नोटिस किया कि टीचिंग या लीडरशिप की क्वालिटीज जो काफी आपके नेचर से मिलती थी, और आपने उनको बचपन से ही, लाइक समवन एल्स माइट हैव डन दैट बट यू हॉर्न योर स्किल्स एट दैट टाइम ओनली। तो अभी आपने जैसे जुलूस का जिक्र किया, तो कुछ पॉलिटिक्स का भी कभी शौक रहा है, या कुछ ऐसा आपके दिल में है कि पॉलिटिक्स में भी जाया जाए? नेता बनने का, जो राजनीतिक नेता होते हैं, उसका कभी ख्याल आया? देखिए ऐसा है कि मैं जे एक तो नेता तो मेरे अंदर है ही, लेकिन 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 कोई पार्टी इस लायक नहीं है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि जो आई एम आइडियोलॉजी, माइंडेड, ये लाइव हो रहा है, सारी देख रही हैं पार्टीज, आपकी बात सुन रही हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करना है, तो वो हाँ। देखने दें। क्योंकि जो आइडियोलॉजीज हैं पार्टीज की, ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती है कि आप ठीक है, आप एक फिलोसफी लेके आगे बढ़ते हो, ठीक है, आप एक विजन मिशन लेके आगे बढ़ते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में जो दूसरों को गिराने वाला जो जज्बा है ना, वो मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो ये मानती हूँ कि ठीक है, अगर मैं मान लिया कि सपोज ए पार्टी में हूँ, तो अगर बी पार्टी ने कोई अच्छा काम किया तो मैं उसे ये अप्रिशिएट करना शुरू कर दूंगी कि देखो बी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। एग्जैक्टली, मैं इसी बात को पॉइंट आउट करना चाहती थी कि जितने भी द ग्रेटेस्ट टीचर्स, आई डोंट नो, जब लीडरशिप की बात होती है तो टीचर्स को क्यों इतना मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे बेस्ट लीडर्स होते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल्स। आप देखिए, वो ऐसे लोगों को काबू रखते हैं, ऐसे लोगों को लीड करते हैं जिनको कोई और नहीं कर सकता। बट अगर हम ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स देखें, तो पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। तो कोई एक अच्छा लीडर हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिकल, राजनीतिक, वो एक अलग ही चीज है जिसे हम इस लीडरशिप से
बिल्कुल डिफरेंट मानते हैं। एनीवेज सॉरी, आप आगे कंटिन्यू करिए। मुझे एकदम आपने कहा जुलूस निकाला तो ख्याल आया कि कभी आपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा कि वो भी एक ख्वाब रहा हो कि मैं वो भी करूं, इसलिए आई रेज दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है मेरे अंदर पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, क्योंकि उस वक्त जब मैंने वो स्कूल खोला था तो मैंने उसमें 10 रुपए फीस रखी थी। और जब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मैं स्कूल क्लोज करके, क्योंकि वहां पे भी मेरे गांव में भी छुट्टियां थी उन दिनों, तो बच्चे सभी फ्री थे, इसलिए मैंने उनको ऑक्युपाई करने के लिए भी स्कूल खोल दिया था। जब मैं वापस आने लगी तो मैंने अपनी वालदा को, मुझे याद है कि पूरी एक लिस्ट बनाई थी, और उस लिस्ट में हर बच्चे का नाम और उसके ऊपर कितने पैसे बाकी हैं वो पूरा लिखा था। और अपनी वालदा को ये कहा था, आप इन से ये पैसे जरूर वसूल कर लेना, और अगर पैसे नहीं दें तो जैसे कसाई का बेटा है तो उससे मीट मंगा लेना, कोई अगर मान लिया कि धोबी का बच्चा है तो आप उनके यहाँ से कपड़े आयरन करवा लेना। तो हार्ड कोर बिजनेस वुमन। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि 10-10 रुपए फीस तो आपने ले ली, पैसों का क्या किया? उस जो पैसे आपने अर्न करे 12 साल की एज में, उनका क्या किया? वो सब वालदा को दिया, क्योंकि सो स्वीट। मेरे जहन में यही था शुरू से कि मुझे कुछ भी करना है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो। तो मैं जब रामपुर में थी तो वहां भी मैं अर्न करती थी इस तरह से कि मैं वहाँ हॉस्टल में 2 लड़कियां थी, उनको ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो उन दोनों को भी मैं, उन दोनों से जो भी मुझे फीस मिलती थी वो भी मैं अपने भाई बहनों को, सिबलिंग्स को, इन सब के लिए कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए उसमें इस्तेमाल करती थी। और मुझे उन 2 बच्चियों की देखिए एक अच्छी बात याद है अभी तक। वो दोनों बच्चियां हमारे स्कूल के, जो रामपुर में स्कूल था उसके जो कमेटी के मेंबर थे, उनकी बच्चियां थी। और दोनों बहुत वेल ऑफ थी, यानी कि बिजनेस क्लास से थी, काफी वेल ऑफ बच्चियां थी, उनके पास काफी दौलत थी। लेकिन जब मैं देखती थी कि वो मुझसे पढ़ने आती थी इवनिंग में, स्कूल टाइम खत्म होने के बाद हॉस्टल में आती थी दोबारा पढ़ने के लिए, तो वो रोजाना एक ही कपड़ा पहन के आती थी, जबकि मुझे मालूम था अच्छी तरह कि वो बहुत ही वेल ऑफ है, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मैंने उनसे एक दिन फिर पूछ ही लिया, मैंने कहा कि क्या बात है बेटा, आप रोजाना एक ही कपड़ा पहन करके आते हो यहाँ पढ़ने के लिए? उन्होंने जो बात कही, यकीन जानिए कि मैं आज तक उस बात को याद रखे हुई हूँ। और अभी उनमें से एक बच्ची यहाँ दिल्ली में है और मुझसे फोन पे कभी कभी एक बार बात हुई थी तो मैंने उसको वही रिकॉल कराया उसे। अब वो बच्ची नहीं रहेगी, खराब की शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए उनसे। तो उसने ये जवाब दिया कि मेरी वालदा ये कहती हैं कि जब तुम हॉस्टल में जाती हो पढ़ने के लिए तो हॉस्टल में हर तरह की लड़कियां होती हैं। कई तो दौलतमंद होती हैं, कई लड़कियां गरीब भी होती हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत तरह के कपड़े। ऐसे में अगर तुम हर दिन रंग बिरंगे अच्छे कपड़े पहन के जाओगी तो उन्हें फील होगा, ग्रेट, नहीं ये होगा कि मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। इसलिए मम्मी हर दिन हमें एक ही कपड़ा पहना करके भेजती हैं ताकि मैं हॉस्टल में जा रही हूँ और मुख्तलिफ किस्म की लड़कियां हैं। ग्रेट, वो एक ऐसा लेसन था, टीचिंग ऑफ द लेडी। यस, सैल्यूट टू हर। तो वो अभी तक मुझे वो बात याद है और मैं भी अभी तक यही कोशिश करती हूँ कि मतलब कहा जाता है ना कि अगर कोई महरूम है किसी चीज से तो उसके सामने उस चीज का जिक्र ना किया जाए। जैसे कि अगर किसी के मान लिया कि किसी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया या सेपरेट हो गए, तो अब ये नहीं कि आप उसके सामने जाके और बहुत हंस हंस के खिलखिला खिला के अपने फैमिली की, अपने हस्बैंड की सबकी बातें कर रहे हैं, तो दैट इज द सामने वाले को फील हो जाएगा। और ये सब हमारी इस्लामिक टीचिंग भी है एज वेल। बिल्कुल और नहीं, बट आई मस्ट सल्यूट ऑल दी पीपल। जैसे आपने बताया, आपके वालिद साहब ने कितनी बड़ी बात आपसे कही, इतनी कम उम्र में बच्ची से कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे वालों को अपने ऊपर से मत देखना, अपने से कम वालों को देखना। और जैसी सिमिलरली ये लेडी एक सिखा रही हैं कि तुम जो जिनके पास इतना पैसा है कि तुम ऐसा मत करना कि किसी को फील हो। तो माशाल्लाह ये तरबियत हुआ करती थी। लकी यू पीपल आर कि आप लोगों को माशाल्लाह इतने अच्छे तरबियत करने वाले लोग मिले, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो फिर बताइए, आपका आजमगढ़ से एजुकेशन कंप्लीट हुई? कि मैं रामपुर में गई, रामपुर में एक और वाक़या ये हुआ कि मतलब सिर्फ हमें वो काउंसिल में डालने से एक बात नहीं बनी, क्योंकि मैं काउंसिल में जाने के बाद भी जो है ना वो मेरा जो मुंह था वो ऐसे ही खुला हुआ था कि वो बोलने से मैं बात नहीं आई थी। काउंसिल में जाने के बाद भी हुआ क्या कि हमारा बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, जो सो कॉल्ड वहां का बोर्ड होता है, क्योंकि उनका भी अपना एक पैटर्न होता है, एक बोर्ड होता है उसमें। तो बोर्ड के एग्जाम में मैंने पूरी रात तैयारी की। ठीक है, एक मेरे अंदर ये भी जुनूनी कैफियत हुआ करती थी कि मैं पूरी रात जग जाती थी तैयारी के लिए।
और सुबह सुबह जल्दी जल्दी पेपर देने के लिए गई क्लासरूम में, और मेरा क्लासरूम जो था वो बाथरूम के बिल्कुल बगल में था, वहीं पे वॉशरूम थे लाइन से। तो जैसे ही मैं बैठी वैसे ही, चूंकि रात भर की जगी हुई थी और सुबह जल्दी जल्दी आ गई थी, तो मैंने जैसे ही बैठी पेपर मिला वैसे ना वॉशरूम जाने की जरूरत मुझे महसूस हुई। तो मैंने टीचर से कहा, तो टीचर ने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट गो नाउ, इट इज डिसाइडेड कि बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा वॉशरूम नहीं जाएगा। उसके बाद उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं चूंकि कोने वाले रूम में हूँ और मेरे बगल में ही बाथरूम है, तो वहां से 2 लड़कियां पास होके जा रही हैं। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब जब रूल बना है और आपने ये डिसाइड किया है कि कोई नहीं जाएगा वॉशरूम, तो फिर ये 2 लड़कियां कैसे जा रही हैं, वो भी मेरे सामने ही जा रही हैं। फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रूल फॉलो करेंगे, किसी ने फॉलो नहीं किया है रूल और किसी जाने दिया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो मैंने कहा मैम कोई तो कंडीशन होगी, कभी किसी तरह से भी तो आप मुझे जाने देंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही कंडीशन है कि आप पेपर दे दें, सबमिट कर दें, फिर आप जा सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा पेपर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा पेपर भी हम हाफ एन आवर से पहले नहीं ले सकते। ओहो। हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने भी हाफ एन आवर का वेट किया, और उस दरमियान जो भी लिखना था वो कुछ कुछ स्क्रबल करती रही, लिखती रही। जैसे ही हाफ एन आवर पूरा हुआ, मैंने पेपर उनको थमाया और चुपचाप आ करके अपने हॉस्टल में जाके लेट गई। अब सब पेपर दे करके आए जब वापस, तो सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेरा तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, वो क्वेश्चन ऐसा हो गया। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, और मैंने किसी को भी नहीं बताई ये बात। फिर क्या हुआ कि जब सारे पेपर वगैरह कलेक्ट हो गए और जब डिस्ट्रीब्यूशन हुए पेपर्स के, तो ये बात हमारी जो टीचर थी हमारे रूम में, उन्होंने जाके प्रिंसिपल को बताई। फिर प्रिंसिपल के रूम में पेशी हुई, और फिर प्रिंसिपल कहने लगी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो यानी कि मैं काउंसिल मेंबर होकर के मैंने ऐसा किया। तो फिर मैंने कहा कि मैंने ऐसा किया, मैंने प्रोटेस्ट में ऐसा किया। वंस रूल इज रूल, रूल शुड बी फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कहा लेकिन आपको मालूम है कि आपका बोर्ड का एग्जाम है और आपने एक पेपर अगर ऐसे किया है तो आप कैसे, आपका पूरा साल जाया होगा। एंड सूफिया, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूंगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं तो अपने वालिद को ये कहूंगी कि आप हमेशा कहते हैं अपनी काबिलियत बढ़ाओ, सलाहियत बढ़ाओ, मार्क्स वगैरह क्या चीज है, वो तो सेकेंडरी चीज है। तो मैं उनको ये कह के कन्विंस कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे हिम्मत नहीं हुई उनको कहने की, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम था, उसके बाद फिर समर वेकेशन था। तो मैंने और दूसरे पेपर बहुत अच्छे से किए, बिल्कुल सही तरीके से। वो आपने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया पेपर? हाँ, यानी हाफ एन आवर में जो थोड़ा बहुत लिखा था, 1-1.5 पेज लिखा था, उतना ही था, बाकी पूरा ब्लैंक था। आधे घंटे में तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे जितने भी पेपर्स हुआ करते थे सब होते थे वो सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि लंबे लंबे आंसर्स आपको लिखने हैं। इस तरह के पेपर्स का पैटर्न हुआ करता था। तो जब मैं समर वेकेशन में घर भी चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया। जब समर वेकेशन के बाद मुझे वापस लेकर के आए, तो उस बार मेरे फादर नहीं, मेरे चचा ले गए आए, क्योंकि हमारे चचा की बेटियां भी वहां पढ़ती थी, चचाजाद बहनें भी। तो कभी मेरे वालिद दो सबको लेके जाते थे, कभी वो। जब वो लेके आए तो सबसे पहले ही हमारे प्रिंसिपल ने उनको मैसेज दे दिया कि आप आके हमसे मिलिए। तो फिर बहरहाल वो गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो टॉपर लड़की है क्लास की, इसके तो सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है वो तमाम लड़कियों से सबसे आगे हैं, लेकिन इसने एक पेपर में इस तरह की हरकत की है। तो आप ऐसा करें, उसको बोल दें कि एक अपॉलॉजी लेटर लिख दे, तो हम उसका दोबारा एग्जाम ले लेंगे और उसका साल बच जाएगा। तो मेरे चाचा ने बहुत समझाया मुझे। मैंने कहा मैं क्यों अपॉलॉजी लेटर लिखूं, इसमें मेरी क्या गलती थी, उन्होंने ऐसा रूल क्यों बनाया बच्चे के इनकन्वीनियंस के लिए, और फिर दूसरी लड़कियों को जाने दिया, मुझे क्यों नहीं जाने दिया। तो बहरहाल फिर मैंने तो लिखा नहीं, लेकिन हमारी प्रिंसिपल भी काफी अंडरस्टैंडिंग रखती थी और वो बच्चों के नेचर को से वाकिफ थी, और खासतौर से मेरे नेचर से तो और ज्यादा, कि थोड़ा मेरा बागियाना जहन पहले से ही था, तो वो समझ जाती थी कि इसका जहन ऐसा ही है। तो उन्होंने दोबारा एग्जाम लिया, और उसमें दोबारा एग्जाम में फिर मुझे नंबर आए, और इस तरह से मेरा वो साल एक खराब होने से बच गया, और मैं प्रमोट होकर के अगली क्लास में चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही बात है कि अगर आप उस जमाने में ह्यूमन राइट्स का वो बिल्कुल नहीं था क्या उनसे बोलती कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ये क्या बात होती है? क्या आज भी है ये रूल ऐसा? मुझे बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है। देखिए, ऐसा मैं बता दूं कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो अपना बोर्ड खुद बनाते हैं और अपने बोर्ड को खुद चलाते हैं। तो वो किसी के अंडर में नहीं है, तो वो सेल्फ गवर्न है वो।
तो जो जी में आएगा आज एक रूल बना देंगे, कल उस रूल को चेंज कर देंगे। तो इसलिए ये उनको लिबर्टी थी, इस वजह से वो जब चाहे रूल बनाए, जब चाहे नहीं बनाए। अदरवाइज वहां पे और बहुत सारी अच्छाइयां थी, जैसे केयर बहुत अच्छी थी, मैट्रन बहुत अच्छी थी, खाना अच्छा था, और हर तरह की देखभाल अच्छी थी, और सेफ्टी बहुत ज्यादा थी वहां पे। जो गर्ल्स हॉस्टल था तो किसी मर्द की मजाल नहीं कि अंदर घुस जाए, कहीं से झांक सके, कहीं से वो किसी को देख सके। इवन जो वर्कर्स आते थे अंदर, तो वो भी पहले से बता के आते थे, सब लोगों को पर्दे में करा के तब आते थे, जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं, कभी कभी प्लम्बर वगैरह आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेफ्टी वाज देयर, एंड एजुकेशन वाइज भी अच्छा था। लेकिन एजुकेशन की एक बात बताऊं आपको, कि जब हमारी पढ़ाई होती थी तो उसमें जो मर्द हजरात पढ़ाते थे, जिनको हम चचा मियाँ कहा करते थे, अच्छा तो वो चचा मियाँ मतलब सर की जगह पे चचा मियाँ कहते थे। तो जो चचा मियाँ हुआ करते थे वो काफी मुअम्मर होते थे, मतलब 60s में, 50s में, 70 ऐसे, 65 में ऐसे एज होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक पर्दा होता था बीच में, ग्रीन कर्टन, ठीक है। अब ग्रीन कर्टन के उधर सर हैं और पीछे हम सब लड़कियां पढ़ रहे हैं। अब आप सोच सकती हैं कि जो हमारे जैसा फुतूरी इंसान होगा अगर, तो वो पर्दे के पीछे पढ़ाई कम और सोना ज्यादा करेगा, शरारतें ज्यादा करेगा। लेकिन मुझे इतनी हैरत होती थी कि जो हमारे उजैर चचा मियां थे, वो फौरन समझ जाते थे, अगर हमने जरा सा भी सर डेस्क पे किया और सोने की कोशिश की, वहीं से फौरन वो आवाज देते थे। और उन्हें पूरा एहसास हो जाता था कि कौन लड़की बहुत अटेंटिव है और कौन अटेंटिव नहीं है, कौन ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह से हमारी वो क्लास में, लेकिन मैं एक क्लास में, हमारे एक चचा मियां थे जो अफगानिस्तान से आए हुए थे, उनके पीरियड में तो मैं जरूर सोती थी। मेरा मेरा वो शुगल था, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि मैं सो रही हूँ, कि मैं जग रही हूँ, कि मैं बोल रही हूँ। मत कहिए, आज की डेट में तो अफगानिस्तान के चचा मियां के साथ आपने क्या किया, कुछ बात बताइए। जी। तो बहरहाल वहाँ का स्टे काफी अच्छा रहा, वहाँ हमने अपनी तालीम मुकम्मल की। और उसके बाद फिर ये मसला था कि अगर हम तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे। तो आगे रास्ते बंद थे कि आगे तो कुछ नहीं करने का था, क्योंकि वहां पे आपने एक कोर्स मुकम्मल कर लिया तो उस कोर्स के बाद फिर कुछ नहीं है। तो फिर हमने वहां पे उसके लिए भी आवाज उठाई, फिर हम सबने मिलकर के वहां पे जो जिम्मेदारान थे उनसे बात की कि आप इसको एफिलिएट कराइए अलीगढ़ से या जामिया से, ताकि हम आगे पढ़ सकें। सेम हॉस्टल वाला जो सेम स्कूल था, जो स्कूल था उसी को आपने आगे कोशिश की कि कॉलेज हो इसमें? नहीं, वो एफिलिएट हो जाए किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ताकि हम वहां से कोर्स पूरा करने के बाद आगे तालीम हासिल कर सकें। ओके। तो जिस साल हमने वहां से तालीम मुकम्मल की, उसी साल वो अलीगढ़ से एफिलिएट हो गया। तो हमारा कोई गैप बीच में नहीं हुआ, और हमसे पहले 10 बैचेस की लड़कियां निकल चुकी थी। तो वो तमाम 10 बैचेस की लड़कियों के साथ साथ जो हमारा बैच था फ्रेश, सबने मिलके अलीगढ़ में जा करके वो फॉर्म भरा, और फिर वहां से हम लोगों ने एग्जाम दिया। तो इस तरह से वो तालीमी सिलसिला वहां पे हमारा खत्म होते होते बच गया। और हम, क्योंकि एक दिल में पहले से ख्वाहिश थी कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और मजीद। तो आपने कैसे कन्विंस किया वहां के मैनेजमेंट को कि आप एफिलिएशन लीजिए? क्या आपका रोल क्या रहा उसके लिए? मेरा रोल ये रहा कि मेरे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां थी, और बहुत सी सीनियर्स भी थी जो कांटेक्ट में थी। बल्कि हमारी एक सीनियर तो वहां पे पढ़ा भी रही थी, वहां से फारिग होने के बाद उन्होंने वहीं पे टीचिंग ले ली थी। तो सबने मिल करके वहां मैनेजमेंट के सामने बस यही दरख्वास्त रखी कि चूंकि और भी दूसरे मदारिस हैं, जैसे के फलाह है, देवबंद है या नदवा है, तो ये तमाम पहले से एफिलिएट हो चुके हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से, जैसे अलीगढ़ से या जामिया से। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि अगर हमारा भी स्कूल करता तो कोई नई बात नहीं होती। तो इसलिए उनको हमने उन्हीं का एग्जाम्पल दे करके बताया कि जब वो कर सकते हैं तो फिर हमारा स्कूल क्यों नहीं कर सकता है। तो बहरहाल वहां पे मैनेजमेंट ने काफी कोशिशें की, और जिसकी बना पे वो उसी साल हो गया जिस साल हमने वहां से फजीलत की थी। और इस तरह से हमारा तालीमी सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ से अलीगढ़ में फिर आपने पढ़ाई की? जी जी, अलीगढ़ का सफर यहाँ से शुरू होता है, और रामपुर का सफर यहाँ पे यहीं खत्म हो जाता है। जी, रामपुर की मीठी यादों के साथ, कच्चे गोश्त के कबाब के साथ, और वहाँ के जो बहुत से ट्रेडिशंस हैं। पीपल आर वेरी गुड, इतने खूबसूरत वहाँ पे लोग हैं, उनका अखलाक इतना अच्छा है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ की, बहुत ही खूबसूरत यादें वहाँ की हमारे साथ।
तो अलीगढ़ का सफर हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। और अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि सिंस आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली यहाँ पर, और आपने बताया कि आपके यहाँ अर्ली मैरिज का भी चलन था, तो आपके ऊपर मैरिज का प्रेशर कभी नहीं पड़ा क्या? आ, पढ़ा इन द सेंस कि मेरी वालदा काफी अक्लमंद खातून थी, समझदार थी, तो वो सबको मना कर देती थी, कहती थी कि अभी पढ़ाई हो रही है तो इस वजह से अभी तो शादी नहीं कर सकते हैं, जब तालीम मुकम्मल होगी तभी करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे आपस में हमारे यहाँ रिश्ते बहुत होते हैं, एक तेरा घरा मशहूर है कि तेरा गांव में ही शादियां होंगी, उसके बाहर नहीं होंगी। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए उन्होंने वहां पे अपने ही रिश्तेदारों में हमें एंगेज भी कर दिया था। ओके। हाँ, लेकिन ये कि वो समहाउ वो शादी हो नहीं पाई, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे तो एक ही धुन थी कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है और बहुत आगे जाना है। ये नहीं मालूम कितना आगे जाना है, कहाँ तक जाना है, ये सब कुछ खबर नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन जाना है कहीं ना कहीं और किसी ना किसी मकाम पे पहुंचना है। बस ये धुन सवार थी जिसकी बना पे मैं बस आगे ही बढ़ती गई, पढ़ाई का ही सोचती रही हर वक्त जहन में। और ये सोचती थी कि मैं नई नई क्या चीजें सीखूं, जैसे मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी, स्टिचिंग सीखी और निटिंग सीखी। और जब हम वहाँ रामपुर में थे तो हमारे वालिद साहब, हमारे 2 छुट्टियां होती थी, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। तो समर वेकेशन में तो वो घर ले जाते थे, लेकिन विंटर वेकेशन चूंकि 15 दिन की या 20 दिन की होती थी तो वो नहीं ले जाते थे। तो हम पूरे वेकेशन हॉस्टल में रहते थे और हमें याद है कि हम उन वेकेशंस में कई स्वेटर्स बुन लिया करते थे। वाह। और हम कभी प्रिंसिपल मैडम के लिए, कभी अपने भाई बहनों के लिए, कभी किसी फ्रेंड के लिए, इस तरह से निटिंग का भी बहुत शौक था, तो मैंने निटिंग सीखी। तो इस तरह के जो भी स्किल्स होते हैं, बेसिक स्किल्स, वो सब मैंने वहाँ पे ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया मैंने। उनको आपने सिर्फ शौक के तौर पे किया या एज अ प्रोफेशन भी कभी आपने उनका इस्तेमाल किया? नहीं किया ना, मैंने प्रोफेशन स्टिचिंग का तो किया, क्योंकि जब मैं 1 साल, मैंने बताया कि मैं गई तो मैंने स्कूल खोला समर वेकेशन में, और उसके 1-2 साल के बाद जब गई तो मैंने एक स्टिचिंग का शुरू कर दिया। हमारे पास स्विंग मशीन तो थी घर पे, नॉर्मली तो अपने हमारे यहाँ शादियों में दी जाती है स्विंग मशीन, तो हमारे घर में थी मम्मी की शादी की, तो हमने उस सिलाई मशीन पे स्टिचिंग का भी काम शुरू किया। तो हमने बहुत से पेटीकोट बनाए, बहुत से ब्लाउज बनाए, बहुत से शलवार सूट बनाए, पर वो समर वेकेशन के अंदर ही महदूद रहा। और उस दरमियान मैंने बहुत सारी स्टिचिंग का काम किया और कुछ अपने शौक से एम्ब्रॉयडरी का काम किया, जैसे कि हैंकीज बहुत सारे बनाए एम्ब्रॉयडरी करके। तो इस तरह की चीजें हमारी जारी रही। उस वक्त क्या एज रही होगी आपकी? उस वक्त 14-15 साल रही होगी। ग्रेट। 12 साल की उम्र में आपने एक स्कूल चलाया और 14-15 साल की एज में एक एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग सेंटर। दैट्स रियली अमेजिंग टू नो। भले ही आप उसको चाहे 10 रुपए फीस, उस जमाने में तो 10 रुपए फीस भी वॉज लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टू अ गुड स्कूल फी। कह सकते हैं। और हाँ, टेलरिंग और ये एम्ब्रॉयडरी का भी आपने वो सेंटर चलाया, फिर उसे बंद कर दिया जब वापस स्कूल आ गई तो? वो क्योंकि घर से ही करती थी ना मैं, तो जब मेरा अच्छा। स्कूल क्या वापस जाने का हुआ तो फिर वापस चली गई। हम्म तो, हम्म तो इस तरह से मतलब जब भी समर वेकेशन होता था तो मैं वेकेशन को बेकार करने के बजाय कुछ ना कुछ तो इस तरह से इसका काम नाम क्या रखा? स्कूल का नाम तो शौकत की बेटी का स्कूल था। इसका कोई नाम नहीं रखा था, ये घर से ही हाँ चूंकि ऑपरेट होता था इसलिए ये हाँ हाँ। बगैर नाम चला। और जैसे किसी समर वेकेशन में हम कश्मीर गए, मेरे वालिद साहब का कश्मीर में स्कूल था, तो वहां के स्कूल में मैंने पढ़ाया। फिर वहां तो मैं अच्छा खासा, मुझे याद है कि मैं 8वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ाती थी। तो हर समर वेकेशन में कुछ ना कुछ काम किया करती थी। ग्रेट। अच्छा सूफिया, बहुत बातें हो गई, मेरे ख्याल से हाँ अभी हाँ इस शो हाँ। को खत्म करने का टाइम हो गया जी है। जी जी, टाइम हो गया है। अलीगढ़ की क्या है, जब हम सफर की बात करेंगे तो इट वुड बी एट अनदर लेवल, बट आई मीन kudos to you और वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड और दी एडोलेसेंट एज, जहाँ से कि एक 12 साल की लड़की जो है वो आके छुट्टियों में एक समर वेकेशन में स्कूल चलाती हैं, और उसके बाद अपनी लीडरशिप क्वालिटीज जो कि राइटली सेड कि हॉस्टल में आपने अगर रिबेल, तो मैं नहीं कहूंगी रिबेलियस नेचर को वी ऑलवेज एसोसिएटेड विद नेगेटिव एटीट्यूड, बट दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर मी। मेरे मेरे भी मिजाज में ये है कि अगर आप एक तरीके से, कायदे से और अच्छे वे में, इफ यू पुट समथिंग विच यू आर नॉट लाइकिंग, तो उसको आप एक बेटर वे में अपनी बात मनवा सकते हैं। और आपके रेबेलियस नेचर ने आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला, जहां तक मैं कहूंगी कि आपको काउंसिल में लिया गया
उसके बाद यही चीज आपके काम आई जो अपने स्कूल को आपने इतना सोचा। आई मीन मैं यही जब आप बता रही थी तो सोच रही थी कि आप माइंड का डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज आप उस वक्त देखिए कि एक अच्छे काम के लिए हमने आवाज उठाई, जो कि शायद इससे पहले इस नजरिए से किसी कोई प्रेजेंट नहीं कर पाया होगा कि आप स्कूल को अफिलिएट करवाइए। जबकि ऐसा नहीं है कि दिस वाज समथिंग न्यू, पहले भी हुई होंगी बातें, किसी ने कहा होगा, बट यू हैव टेकन द गर्ल्स टुगेदर विद यू और आपने उस स्कूल को अफिलिएशन दिलवाया। तो फॉर मी दिस एपिसोड वाज अ लर्निंग एपिसोड, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आज हम देखें तो 12th क्लास के बच्चे को 12 साल के बच्चे को ये इतनी होश ही नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो आके समर वेकेशंस में एक स्कूल चलाएं या एम्ब्रॉयडरी और ये ऐसे घर के काम जिन्हें हम कहते हैं। और खासतौर गिवन दैट आपके जमाने की बात, आज के जमाने की नहीं, उस जमाने में तो उनको यही माना जाता रहा होगा कि एक बहुत ही ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप अपने कमा रही हैं, तो आपको यू नेवर माइंड कि मुझे अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करना है, चाहे ट्यूशन पढ़ा के करूं या स्टिचिंग करके करूं। तो हैट्स ऑफ टू यू मैम, अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट। आप किस तरह से कोई ऐसी चीज जिसको कि कमतर समझा जा रहा है, मगर छोटा समझा जा रहा है, लेकिन आपने उसको अपना प्राउड बना दिया। तो हैट्स ऑफ टू दैट। और ये आई कैन सी अ ट्रू लीडर एंड आई विश कि आपकी लीडरशिप इसी तरह और अब इस जमाने में आई थिंक इज गोना डू वंडर्स, जो हम कुछ अगले एपिसोड्स में देखेंगे कि बहुत अच्छे लीडरशिप के काम आपने किए हैं। तो अभी फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं विद ऑल दीज टेक अवे कि किस तरह से आप लाइवलीहुड से लेके तो अपनी पॉकेट मनी अर्न करने से लेकर तो एक लीडर अपने आप को कैसे उभारता है। सो these were all the learnings from your this stage of life. Thank you very much for sharing with us so sweetly, and I love one thing in the entire show, in the entire talk of yours, कि मैं जो भी कमाती थी वो अपनी वालिदा को दे देती थी। I mean this is a lovely feeling कि जितनी भी जो चीज आप कमाओ वो हमने दे दी किसी और के लिए, गिफ्ट ले रहे हैं मम्मी को दे दिया। I mean, that's so sweet of you. Okay, ma'am. Thank you very much for being with us. And let us join tomorrow for another episode. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.